हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नाम है इस चैप्टर का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। ओके, बेसिकली हम लोग डायरेक्ट टैक्स में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा भाई जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, बेसिकली एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं, जो भी स्मॉल एंटरप्राइज हैं, जो स्मॉल लेवल पर काम करते हैं, मीडियम लेवल पर काम करते हैं, तो हम उनको डिस्प्यूट से बचाएं। मींस इनकम टैक्स पे वैसे ही कुछ ज्यादा ही डिस्प्यूट्स होते हैं और उन डिस्प्यूट्स में बिजनेसमैन फंस कर रह जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम एक काम करते हैं, अब हम सेटलमेंट कमीशन को खत्म कर देते हैं। किसको? सेटलमेंट कमीशन को खत्म कर देते हैं और उसके बदले इसको हम पूरी तरह से रफा दफा कर देते हैं और इसके बदले हम लोग एक नया सिस्टम लाने जा रहे हैं, दैट इज योर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये कमेटी जहां जहां प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होगा, जहां जहां प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होगा, उसके हर एक रीजन में डीआरसी बनाई जाएगी। यानी जितने भी पीसीसीआईटी होंगे उनके रीजन में एक डीआरसी बनाई जाएगी। ये डीआरसी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी? तो ये मम्मी से शुरू होती है डीआरसी का सिस्टम और पापा पर खत्म होता है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? कहां से स्टार्ट होता है? माँ से स्टार्ट होता है और डैड पर खत्म होता है। जरा देखिए सेक्शन 245 MA जो इसकी वकालत करता है और रूल 44 डैड यहां पर खत्म होगा। देखिए ना, रूल कौन कौन से स्टार्ट होंगे? दा, डैब, डीएसी एंड डीएडी, ये 4 रूल आएंगे। यानी हम मेन सेक्शन ये पढ़ेंगे और रूल कहां से स्टार्ट करेंगे? 44 डीएए, 44 डीएबी, 44 डीएसी, 44 डीएडी। तो मां से शुरू हुआ और डैड पर खत्म हुआ। क्लियर? तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। इसका कंस्टिट्यूशन कैसे होता है हमको वो देखना है। इसका कंपोजिशन, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं, 2 कौन 1 कौन देखा जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन कैसे डाली जा सकती है, मतलब अगर हमको डीआरसी में जाना है डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, तो हाउ टू अप्लाई। तो इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिफोर द डीआरसी। उस कमेटी के आगे अपनी अपनी एप्लीकेशन देना। अब एप्लीकेशन फाइल करने का कोई टाइम होगा, उस एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग की जाएगी, हाँ या ना, हाँ होगा या ना होगा। हाँ होगा मतलब आपकी डीआरसी में एक्सेप्टेंस हो रही है या आपका केस रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इस चीज के लिए क्लियर है? क्या क्या फायदे मिलेंगे? अच्छा, कौन कौन जा सकता है इसके लिए याद रखना है। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक कंडीशंस दी गई हैं जिन जो अगर पूरी होंगी तो ही आप डीआरसी में अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डीआरसी। स्पेसिफाइड ऑर्डर्स होंगे तो, यानी कुछ ऐसे ऑर्डर्स रखे गए हैं जिनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। यहां पर अगर मैं कह दूं ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको पूरा करने के बाद ही आप आ सकते हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप यहां पर जा सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक पर्सन है या ये वो पर्सन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इन टोटालिटी आपको ये सारी चीजें देखनी है। डीआरसी को पावर दिया गया है रिड्यूस करना, वेव करना कोई भी पेनल्टी और इंटरेस्ट, या इम्यूनिटी देना प्रोसिक्यूशन से। कितने टाइम के अंदर पास किया जा सकता है डीआरसी का डिसीजन, और फेसलेस स्कीम डीआरसी की। गवर्नमेंट चाहती है हर चीज फेसलेस हो जाए। क्या हो जाए? फेसलेस, जिसका कोई चेहरा ना दिखे। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। पहली चीज ये बताई कि अब सेटलमेंट कमीशन का कोई काम नहीं रहा। बोला ना थोड़ी देर पहले मैंने कि अब सेटलमेंट कमीशन का कोई काम नहीं रहा। Income Tax Settlement Commission ceased to operate with effect from 1st February 2021.
हाँ या ना? यानी अब सेक्शन 245C में आप एप्लीकेशन देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले हम लोग का सेटलमेंट कमीशन में सेक्शन 245C था, वो खत्म हो गया, अब MA आ गया, ठीक है ना? चलिए, अब उन केसेस को निपटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरिम बोर्ड बनाए हुए हैं। ये सब बातें आपको मुझे नहीं बतानी, मुझे जो काम बताना है वो है ये स्पेसिफिकली कि in order to provide early tax certainty to small and medium taxpayer with effect from 1st April 21, new scheme of dispute resolution has been formulated for constitution of one or more dispute resolution committee. Okay, यानी dispute resolution committee अब बनाई गई है। सेक्शन 245 MA बताता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, उसका कंस्टिट्यूशन कैसे होगा। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो कंस्टिट्यूट करे डीआरसीज को, और जहां जहां पीसीसीआईटी होगा, हर एक पीसीसीआईटी वाली जगह पर एक डीआरसी होगा, और हर एक डीआरसी में 3 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स आपके रिटायर्ड ऑफिसर होंगे। क्या होंगे? 2 मेंबर्स, यानी जो डीआरसी कमेटी बनी है हर पीसीसीआईटी रीजन के अंडर में, उस डीआरसी में 3 मेंबर होंगे। 2 मेंबर आपके आईआरएस वाले जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं ना, जब बेसिकली उन्होंने कम से कम 5 साल अपनी सर्विसेज दी हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उसके इक्विवेलेंट, तो ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, एक अच्छे खासी पोस्ट रखने वाले लोग हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वो रिटायर हुए हों कम से कम 5 साल या उससे अधिक काम करके। किस पर? कमिश्नर की पोस्ट पर या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। हाँ या ना? दूसरा, एक ये तो 2 रिटायर्ड हो गए, लेकिन एक सर्विंग ऑफिसर होगा जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होगा, यानी कि वो रिटायर्ड नहीं होगा, यानी कि 2 रिटायर्ड पर्सन होंगे और एक वर्किंग या सर्विंग पर्सन होगा, और तीनों देखें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ही हैं। अच्छा, इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए होगी? इन 3 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होगी। इनका रिमनरेशन वगैरह सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्लियर? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। हर पीसीसीआईटी के अंडर में एक के रीजन में एक डीआरसी होगा जिसके 3 मेंबर होंगे, 2 आईआरएस के रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, कम से कम 5 साल कमिश्नर के पोस्ट पर रहे हो, प्रिंसिपल कमिश्नर के पोस्ट पर सर्व किया हो कम से कम, उसके बाद रिटायर हुए हों, और लास्ट से जो सर्विंग पर्सन हो कमिश्नर के कम से कम कमिश्नर या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि जब मुझे एप्लीकेशन देना होगा तो मैं कितने की फीस लगाऊंगा। मुझे अगर रेजोल्यूशन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए यहाँ पर जाना होगा, तो मैं उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए डीआरसी में तभी जा पाऊंगा जब मैं कम से कम 1000 रुपए की फीस वहां पर सबमिट कर दूं। हाँ या ना? अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर हैं। बोलो। स्पेसिफाइड ऑर्डर इन रिलेशन टू डिस्प्यूट मींस। अब स्पेसिफाइड ऑर्डर्स क्या हैं? सबसे पहला, जो नॉर्मली आप लोगों को मालूम है, जो इंटीमेशन होता है सेक्शन 143(1) में, हम थोड़ा उल्टा चल रहे हैं, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, सिस्टम से चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इंटीमेशन होता है जो रिटर्न भरने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न का इंटीमेशन मिलता है, सेक्शन 143(1). दूसरा अगर आपको कोई इंटीमेशन मिलता है वो। दूसरा सेक्शन 200A, ये होता है टीडीएस का प्रोसेसिंग करने के बाद, और सेक्शन 206CB टीसीएस के सर्टिफिकेट को प्रोसेसिंग, टीसीएस स्टेटमेंट्स को प्रोसेसिंग करने के बाद। तो जब ऐसा कोई ऑर्डर आता है इंटीमेशन के थ्रू जो एडवर्स होता है, एसएससी को लगता है ये ऑर्डर उसके एडवर्स है, जो उसकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, पेनाल्टी बढ़ा रहा है, तो उस केस में एसएससी, अगर इंटीमेशन आता है सेक्शन 143(1) का, सेक्शन 200 कैपिटल ए का टीडीएस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के बाद, सेक्शन 206CB जो आपका टीसीएस के स्टेटमेंट का प्रोसेसिंग के बाद जो आपको इंटीमेशन या ऑर्डर मिलते हैं, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं यहां पर डीआरसी में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास। आपको 1000 की फीस लगेगी। अच्छा, एक असेसमेंट या
रीअसेसमेंट का ऑर्डर अगर पास होता है तो भी आप डीआरसी में जा सकते हैं। भाई डिस्प्यूट को खत्म करना है ना, तो सीआईटी ने कोई ऑर्डर पास किया वो मेरे अगेंस्ट में है तो मैं कहां जाऊंगा, मैं डीआरसी में जा सकता हूं। तो सर अपील में भी तो जा सकते हैं। अरे आ रहे हैं, अपील के पावर्स छीन लिए जाएंगे, आप दोनों बेनिफिट एक साथ नहीं उठा सकते। अ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 154, सेक्शन 154 में जो रेक्टिफिकेशन का जो ऑर्डर पास होता है उसमें अगर एसएससी को लगता है कि हमको लॉस हो रहा है, हमारे लॉस को कम किया जा रहा है, इनकम को बढ़ाया जा रहा है, तो उस केस में वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है डीआरसी के पास। यानी डीआरसी के पास हम कब जा सकते हैं, जब हमको इंटीमेशन मिलता है सेक्शन 200 कैपिटल ए टीडीएस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के बाद, सेक्शन 206 सी बी टीसीएस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के बाद अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है तो आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर या रीअसेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है तो आप उसके अगेंस्ट डीआरसी के पास जा सकते हैं। अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास होता है सेक्शन 154 में तो आप डीआरसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एसएससी इन डिफॉल्ट का अगर कोई केस है, क्या है एसएससी इन डिफॉल्ट का, तो उस केस के अगेंस्ट में भी, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप डीआरसी के पास जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर इतनी चीजों के अगेंस्ट आप डीआरसी में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने आपका कोई ऑर्डर पास किया है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, याद होगा आपको, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो वहां पर आप पढ़ेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग में जाते हैं तो वहां पर अगर टीपीओ ने कोई ऑर्डर पास किया है, अगर आपको उसका बुरा लगता है भाई ये क्या कर दिया, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट यहां डीआरसी में अप्लाई कर सकते हैं। The variation in specified order relating to default in deduction or collection of tax or refer to the amount, छोड़ देते हैं अभी इसको। लेकिन डीआरसी में जाने के पहले आप ये समझ लें आपकी इनकम 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो वेरिएशंस हैं, द एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशन प्रपोज और मेड इन सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 10 लाख। जो ऑर्डर पास किया गया है जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं वो 10 लाख से अधिक का ना हो। तो पहला कंडीशन ये है कि आप 10 लाख से अधिक के इनकम की ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वेरिएशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते जो आप डिस्प्यूट ला रहे हैं। द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय द एसएससी फॉर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर एंड द टोटल इनकम डजंट एक्सीड 50 लाख। ध्यान देंगे डिस्प्यूट कितने का है, 10 लाख रुपए के ऊपर, 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का है। डिस्प्यूट कितने तक का है, 10 लाख 10 लाख तक की इनकम का डिस्प्यूट है या लॉस को घटाने से रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन, जो रिटर्न फाइल की गई है उसमें एसएससी की टोटल इनकम 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी पहली कंडीशन यह है कि जो वेरिएशंस है इनकम का जिसके अगेंस्ट हम जाना चाह रहे हैं वो डिस्प्यूटेड अमाउंट 10 लाख रुपए से अधिक की ना हो। दूसरा, एसएससी की टोटल इनकम किसी भी कंडीशन में जो फाइल्ड रिटर्न के हिसाब से वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 10 लाख और 50 लाख, 10 लाख और 50 लाख का ये सम आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट एसएससी नहीं जा सकता डीआरसी में। अगर सर्च इनिशिएट हुआ है सेक्शन 132 में या उससे रिक्विजिशन की गई है किसी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह अंडर सेक्शन 132 ए में, यानी सर्च के अगेंस्ट नहीं जा सकता एसएससी, यहां पर डीआरसी में अप्लाई नहीं कर सकता। सर्वे किया गया है सेक्शन 133 ए में तो उसके अगेंस्ट में एसएससी नहीं जा सकता डीआरसी में। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 90 या 90 ए के थ्रू रिसीव की गई है तो उसके अगेंस्ट में एसएससी नहीं जा सकता। यानी कि ऑर्डर इन द केस ऑफ एसएससी इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट, सर्च, सर्वे, सर्वे, सर्च और 1990 ए, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है ना। हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। यानी एक एसएससी, एक कौन सा ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट डीआरसी में नहीं जा सकता, सर्च, सर्च हो गया, सर्वे हो गया और आपका डीटीएए के प्रोविजंस हो गए। तो अब आगे और चल सकते हैं। पर्सन कौन होना चाहिए, सर देखिए ना, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर आया हो
order of detention has been made under the provision of conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities, COFIPSA, okay, COFPOSA, ठीक है ना. Such order of detention should not have been revoked before the expiry of the time stipulated. छोड़ दे, बस आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर है तो वो पर्सन डीआरसी में तो जा ही नहीं सकता. भाई ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप डीआरसी में नहीं जा सकते. ये वो ऑर्डर्स जो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स के अगेंस्ट इनकम टैक्स के तहत ऑर्डर पास करता है. ये वो ऑर्डर्स है. लेकिन अगर वो बंदा ही खराब हो, अच्छा मैंने अपनी ओर दिखाया, अगर वो बंदा ही खराब हो, अगर उस बंदे के ऊपर ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के तहत जो धाराएं हैं वो चार्ज की गई हो, तो भैया वो नहीं जा सकते आप. पहले तो बिल्कुल दिमाग में बात बैठा लीजिए. वो बंदा जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी आईपीसी. अब तो आईपीसी वगैरह सब चेंज हो गए हैं, लेकिन आप समझ ले इंडियन भारतीय दंड प्रणाली. द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक Substance Act and Prohibition of Benami Transaction Act and Prevention of Corruption Act, Prevention of Money Laundering Act, PMLA. तो अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही इंस्टीट्यूट की जा चुकी है और ही हैज बीन कन्विक्टेड, ओके ग्रेट, ये दो बातें याद रखनी है आपको. यानी वो बंदा गंदा ना हो, यानी कोफ पोसा में ना हो. दूसरा, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन न चलाया गया हो, स्मगलिंग एक्ट हो, बेनामी ट्रांजैक्शन हो, पीएमएलए हो, आईपीसी हो, उसके अगेंस्ट कोई चार्ज ना इंस्टीट्यूट किए गए हों, और दूसरा उसके कन्विक्ट ना घोषित कर दिया गया हो. तो अगर वो कन्विक्टेड है और उसके अगेंस्ट ऐसी केसेस चल रहे हैं इन एक्ट्स में, तो वो बंदा डीआरसी में नहीं जा सकता. अरे भाई तुम रेजोल्यूशन क्या पास, रेजोल्यूशन में कहां जा रहे हो? खुद ही तुम्हारे अगेंस्ट लॉ में चार्जेस हैं, भयंकर भयंकर. ठीक है ना. In respect of whom a prosecution has been initiated by income tax authority for any offence punishable under the provision of the act or the Indian Penal Act code or for the purpose of enforcement of civil liability, or such person has been convicted. Okay, यानी कुल मिलाकर के मैंने ये कहा कि आपकी इनकम 10 लाख तक होनी चाहिए, सॉरी 50 लाख तक होनी चाहिए. जो वेरिएशंस हैं जिसके अगेंस्ट आप जा रहे हैं वो 10 लाख तक होना चाहिए. और वो बंदा जो जा रहा है डीआरसी में वो एसएससी इन डिफॉल्ट ना हो, पहली चीज. सर्च और सर्वे वाला केस ना हो. अरे हाँ भाई हाँ. और डीटीएए वाला केस ना हो. पहले तो ये याद रखें, सर्च सर्वे और डीटीएए वाला केस ना हो, तो बाकी चीजों के लिए वो डीआरसी में जा सकता है. ठीक है ना. अच्छा, बंदा कैसा होना चाहिए? बंदा चंगा होना चाहिए. अगर इंडियन पेनल कोड है, नारकोटिक है या कुछ इस तरह से, देखिए इंडियन पेनल कोड है, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एक्ट है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, करप्शन एक्ट है, पीएमएलए है, तो उनके अगेंस्ट कोई उसके ऊपर इनिशिएट न किया गया हो केस और वो कन्विक्ट न किया गया हो, कन्विक्टेड यानी कि अब उसको घोषित कर दिया गया हो कि भैया तू गंदा है, गंदा है पर तू बंदा है, बंदा है पर तू गंदा है. ठीक है ना. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ भी अगर उसने ऐसा कुछ किया है और उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन का केस चल रहा है तो भैया नहीं जा सकते आप. तो ये याद रखने हैं आपको पॉइंट. कुछ और भी कंडीशंस बताई गई हैं, ब्लैक मनी एक्ट में ना हो. ठीक है ना. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम क्या है? 30 days within 1 month from the date of the receipt of a specified order.
जिस ऑर्डर की वेरिएशंस के अगेंस्ट आप जा रहे हैं डीआरसी में, वो 1 महीने के अंदर होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन? 1 महीने के अंदर आपकी चली जानी चाहिए। जो कमिटी है वो एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगी, देखेगी आप गंदे बंदे तो नहीं हैं, आप डीआरसी में जाने लायक हैं कि नहीं, 10 लाख 50 लाख का सिस्टम, फीस आपने जमा की है कि नहीं, वो सारी चीजें। उसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं 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 ये आने लायक नहीं है, तो एक शो कॉज नोटिस दी जाएगी कि क्यों ना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए, एक डेट और टाइम दे करके, यानी नोटिस सर्व की जाएगी। ओके, एसएससी रिक्वेस्ट कर सकता है डीआरसी के सामने कि भाई मुझे सुनने का मौका दो। अगर डीआरसी को लगता है हाँ एसएससी को सुनने का मौका दिया जाए, तो जहां तक हो सके टेक्नोलॉजिकली फीजिबल हो सके वहां पर इंटरेक्शन ना हो एसएससी का डिपार्टमेंट के बंदों के साथ, टेक्नोलॉजिकली उसको यूज किया जाए। बात समझ में आई? हाँ, अब चाहे वीडियो टेलीफोनी हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी हो, उसको सुनने का मौका दिया जाएगा। एसएससी को रिस्पॉन्स फर्निश करना पड़ता है विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, या एक्सटेंडेड टाइम जो भी हो। किसको? डीआरसी को। अगर इन सब चीजों को देखने के बाद डीआरसी को लगता है कि नहीं इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए या प्रोसीड कर दिया जाए आगे ले जाने के लिए, तो वो ले जा सकते हैं, हाँ या ना। अगर एसएससी कोई रिस्पांस उस चीज का नहीं देता है जब उसको डेट और टाइम दिया गया था कि आओ बात करते हैं, नहीं आता है एसएससी, तो भैया तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट, तुम खुद इंटरेस्टेड नहीं हो सपोर्ट करने के लिए, तो हम क्या खाक करेंगे सपोर्ट? जो भी डीआरसी का डिसीजन होगा वो एसएससी को और डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसकी एसएससी को तो उसकी रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, बाकी तो डिपार्टमेंट के पास जाएगा ही जाएगा। सोचें धीरे धीरे अब मेल खत्म हो रहा है, ईमेल आ रहा है लाइट में। एक समय था जब डिपार्टमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई रजिस्टर्ड मेल भेजो उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, भैया अब वो जमाना खत्म। अब जो आप रजिस्टर्ड करवा रहे हो ना अपनी मेल आईडी, बड़े सोच समझ करके मेल आईडी को चेंज करो। आने वाले समय में अगर आपने उसको यूज किया है कई जगहों पर, तो आपको उस ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आप वो सिम की तरह उसको चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोगों की आदत होती है हमेशा नई नई मेल आईडी बनाना, पासवर्ड चेंज करना, मेल आईडी बनाकर भूल जाना। तो ये सब आदतों से अब बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल बेस है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन या वो मेल कहीं यूज कर ली, तो फिर आपका उसी पर ही कम्युनिकेशन होगा डिपार्टमेंट का। सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील और एप्लीकेशन बिफोर डीआरपी। डीआरपी मतलब अब तक डीआरसी में बोल रहा था मैं, डीआरपी पी मतलब पैनल। Within 30 days of receipt of the communication that the application is admitted, the assessor required to submit a proof of withdrawal of appeal filed before section 246A or withdrawal of application before dispute resolution panel if any to the DRC, or convey that there is no aforesaid proceeding pending in this case. If the SSC fails to do so, the DRC may reject the application. अब DRC ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, अब आप वेरिएशन के लिए DRC के पास जाना चाहते हैं, लेकिन डीआरसी ने कहा या तो तू हमारे पास आ, या तो आपका जो ऑप्शन है ना, क्या कमिश्नर के यहाँ अप्लाई करना अपील करने के लिए, तो या तो वहां चले जाओ या तो यहाँ चले आओ, हम लोगों ने तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। नाउ इट इज अप टू यू टू चूज whether you want to proceed with section 246A before the CIT appeal, or you just want to finalize your case before the DRC। ठीक है ना? अब उसके बाद डीआरसी क्या करता है, डिटेल मंगवाता है, हाँ या ना, डिपार्टमेंट से कि भैया डिटेल दो इस एसएससी की पर्टिकुलर पॉइंट पर, डिटेल्स दो जो जो मैं मांगू, क्योंकि अब हमें इस पर डिसीजन देना है, या एक रिपोर्ट सबमिट करो, हाँ या ना। अब ये सब हो जाता है तो उसके बाद उससे फर्दर इंफॉर्मेशन, अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि एसएससी से
जो रिपोर्ट आई है एसएससी से फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगा जाए या डिपार्टमेंट से, तो वो फर्दर डिपार्टमेंट से या एसएससी से क्लैरिफिकेशन ले सकता है। The SSC has to submit its response to the DRC within the time limit prescribed. Okay. उसके बाद दोनों सबको सुनने, एविडेंस को देखने, रिपोर्ट को देखने के बाद डीआरसी अपना डिसीजन देता है। पहला डिसीजन वो दे सकता है कि हम आपके ऑर्डर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम आपके ऑर्डर को मॉडिफाई, जो डीआरसी में आया के सामने रखा गया था कि भैया ये ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आया, इसको ठीक करो, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, नॉट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। और तीसरा है नॉट टू मेक एनी मॉडिफिकेशन। सर दोनों में फर्क क्या है? चलिए, पहला मॉडिफिकेशन कर सकता है डीआरसी, और जो भी मॉडिफिकेशन होगा which are not prejudicial to the interest of the SSC and decide for waiver of the penalty and immunity from prosecution according to the provision of Rule 44 DAC and pass an order of resolution accordingly। यानी अब एसएससी के ऊपर जो चल रहा था केस, उसको इम्यूनिटी दी जाएगी प्रोसिक्यूशन से, और या पेनाल्टी से माफी दे दी जाएगी, या दोनों, यानी मॉडिफिकेशन कर दिया गया उस वेरिएशन को, या फिर नहीं किया जाएगा कोई मॉडिफिकेशन, लेकिन however the DRC may decide to waive penalty and grant immunity from the prosecution and pass an order of the resolution accordingly, such an order will be treated as an order not to prejudicial to the interest of the SSC। in totality अगर मैं बात करूं कि जब भी डीआरसी किसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है ना, तो अल्टीमेटली देयर इज एन इंटेंशन ऑफ द डीआरसी टू गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ द एसएससी। इट इज नॉट एन कंपल्शन कि हमेशा एसएससी के फेवर में ही आए। अगर एसएससी ने जानबूझकर, भाई हम, मेरे पास एक पावर है इम्यूनिटी देने का, प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देने का या पेनाल्टी को वेवर करने का, देन वी विल डू सो। लेकिन अगर हमें बाद में पता चलता है कि आपने हमें कुछ इंफॉर्मेशन कंसील की थी, या आपने हमें भ्रमित किया था, या आपने हमको सपोर्ट नहीं किया प्रोसीडिंग्स में, तो उस केस में हम आपकी इन चीजों को हटा भी सकते हैं, वो आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। तो डिपार्टमेंट या डीआरसी मॉडिफिकेशन कर सकती है वेरिएशन को, या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती वेरिएशन को, और ये मान लिया जाएगा सच एन ऑर्डर विल बी ट्रीटेड, वर्ड ढंग से सुनेंगे मैंने क्या वर्ड यूज किया, सच एन ऑर्डर विल बी ट्रीटेड एज एन ऑर्डर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी और not to make any modification to the specified order and pass an order disposing of the application. Such an order will be treated as an order not prejudicial to the interest of the SSC। पहला वेरिएशंस कर सकते हैं। जो वेरिएशंस का इश्यू आया था कि हम दुखी थे डिपार्टमेंट के ऑर्डर से, तो डीआरसी में चले गए, डीआरसी हो सकता है उसमें मॉडिफिकेशन कर दे, जो इंटरेस्ट है, पेनाल्टी है या प्रोसिक्यूशन है, उससे किनारे कर दे। अच्छा, दूसरा कोई चेंजेस ना करे, लेकिन चेंजेस ना करने का मतलब ये हुआ वो हमें छूट दे भी सकते हैं, ठीक है ना, पेनाल्टी से इम्यूनिटी दे सकते हैं या प्रोसिक्यूशन को खत्म कर सकते हैं चाहे तो डीआरसी, लेकिन इसका मतलब यही हुआ अल्टीमेटली उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि ये ऑर्डर एसएससी के अगेंस्ट नहीं गया। और लास्ट है कि कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, कोई ऑर्डर में चेंज जो जैसा था वैसा ही रहेगा। और ये ऑर्डर कब तक देना है? ये ऑर्डर देना है विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन वाज एडमिटेड बाय द डीआरसी। बोलो 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पास कर दिया जाना है। बहुत ही आसान है। और जो भी ऑर्डर की कॉपी होगी वो एओ को दी जाएगी और एसएससी को दी जाएगी। कोई अपील नहीं सुनी जाएगी इस ऑर्डर के अगेंस्ट। बोलो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, अब जो भी डीआरसी ऑर्डर देगा, जो भी ऑर्डर देगा डीआरसी, जाहिर सी बात है एसएससी को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एसएससी को पेमेंट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब आप प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखा देंगे कि आप जो डिपार्टमेंट ने, डीआरसी ने डिसीजन दिया उसके हिसाब से हमने पेमेंट कर दिया टैक्स का, तो डीआरसी कहेगा ठीक है, तूने अपनी बात रखी, अब हम अपनी बात रखते हैं, हम आपको इम्यूनिटी से ग्रांट इम्यूनिटी दे देते हैं प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, आपकी पेनाल्टी को छोड़ देते हैं,
ठीक है ना। अगर डीआरसी को लगता है कि एसएससी ने कोऑपरेट नहीं किया प्रोसीडिंग्स में, पेमेंट नहीं किया जो भी उससे कहा गया था, कमिटी को लगता है कि एसएससी ने कोई इंफॉर्मेशन छिपाई है या गलत इंफॉर्मेशन दी है, या एसएससी फेल हो गया रिस्पॉन्ड करने में, तो वो अगर चाहें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स को किसी भी समय टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोसीडिंग चल रही है इसको वहीं स्टॉप, और जब स्टॉप कर देंगे तो एसएससी खुश हो जाएगा, हो हमने तो वहां से अपील हटा दी थी, अब डीआरसी भी नहीं सुनेगा, अब तो मेरी बल्ले बल्ले। डीआरसी कहता है ना बेटा, अब तेरे खिलाफ जो डिपार्टमेंट का काम होगा ना डिपार्टमेंट करेगा, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नको। ठीक है ना। तो आप जब तक पेमेंट नहीं कर देते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं डीआरसी को, तब तक आपको पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये सब चीजें मैंने बता दी। जो भी ऑर्डर होगा पेनाल्टी को वेवर करने का या प्रोसिक्यूशन को इम्यूनिटी देना, ग्रांट करना, वो राइटिंग में होना चाहिए सारे के सारे रीजंस के साथ। ठीक है। बस इन टोटालिटी आपका यही चैप्टर है। अब आने वाले समय में बस इतना याद रखना है कि फेसलेस स्कीम गवर्नमेंट पूरी तरह नोटिफाई कर रही है कि जितना हो सके टेक्नोलॉजिकली हम इन चीजों को कंटिन्यू करें, और इंटरेक्शन जो है डिपार्टमेंट के साथ एसएससी का उसको कम से कम रखा जाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए चाचा बाय बाय। ये आपका पूरा का पूरा डन हो गया चैप्टर। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना दिमाग में आएगा, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान था। जस्ट दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी जो मम्मी से स्टार्ट होता है और पापा पर खत्म होता है, मम्मी पापा चैप्टर खत्म। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।